बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप सब देखने वालों को मंशा बायोस ट्यूटोरियल के अंदर वेलकम करते हैं। तो यकीनन आपने इस लेक्चर को ओपन किया है और देखना शुरू किया है, तो इसका मतलब है या तो आप मैट्रिक से रिसेंटली फारिग हुए हैं और 11वीं जमात के अंदर आपने एडमिशन लिया है, या फिर आपका कोई रिलेटिव होगा जिसके लिए आपने ये लेक्चर जो है वो अपलोड करना होगा या देखना होगा और देख के उसको बताना होगा कि ये सुने। तो आप सब देखने वालों को हम ये एक बात बताना चाहते हैं कि मंशा बायोस ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो बच्चे जो उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम के अंदर आए हैं और उनके अब्बा जी ने, उनके भाइयों ने, किसी ने कह दिया जी एफएसयू रख लो, मतलब एफएससी के अंदर एडमिशन ले लो, तो उनको अब यकदम जब वो आए हैं तो वो इतनी इतनी बड़ी बुक्स देख के, इतनी इतनी मुश्किल इंग्लिश देख के, उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं, तो वो देख के थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो उन सब के लिए पैगाम है तो कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मंशा बायोस ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह हम बहुत ही देसी माहौल में नेचुरल एग्जांपल्स के साथ वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं बायोलॉजी के रिलेटेड, उनके साथ चीज़ों को रिलेट करके हम समझाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल देसी और नेचुरल माहौल अपनाएंगे और इस तरह से बायो आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे जैसे फुल गर्मी में ठंडी स्टिंग का मज़ा आता है। इंशाल्लाह इसी तरह आपको बायोलॉजी पढ़ने का मज़ा आएगा। तो वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ बायोस्तान। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो ये जो बायोलॉजी है, हमें पता है ये बायोलॉजी एफएससी का एक जो सिलेबस का हिस्सा है। तो एफएससी प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी को पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी रिलेटेड टू फैकल्टी ऑफ साइंस, कि जो साइंस के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, साइंस के रिलेटेड जो लोग हैं वो इनको पढ़ते हैं। और उसमें भी फिर मज़ीद जो है वो डिवीजन हो गई है, वो कौन सी है? प्री मेडिकल। साइंस में प्री मेडिकल यानी कि मेडिकल में जाने से पहले जो स्टडी होती है, प्री एमबीबीएस करने से पहले जो इनिशियल स्टडी है, अलिफ बे आप पढ़ते हैं उर्दू पढ़ने से पहले, ABC आप पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ने से पहले। इसी तरह एमबीबीएस करने से पहले जो अलिफ बे या ABC है उस मेडिकल की स्टडी की, वो है एफएससी प्री मेडिकल। तो एफएससी प्री मेडिकल के जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में टोटल कुल मिला के 27 चैप्टर हैं और हमने फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर पढ़ने हैं वो 14 हैं। तो 14 चैप्टर में से सबसे पहला जो चैप्टर है आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी है वो किसकी ब्रांच है। तो डेफिनेटली इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है। तो हमें इसका भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस। सिंप्लीफाई अगर हम करें साइंस को, तो साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। नेचर की स्टडी है। नेचर क्या है? कुदरत। अब कुदरत क्या है? कुदरत हर उस चीज को कहते हैं जो कि इंसान ने नहीं बनाई, जिसमें इंसान का अमल दखल बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो प्योरली अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई है। ठीक है, तो कुदरत क्या है? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उन तमाम के अंदर नेचर है। हम जंगलात देखें, दरिया देखें, पहाड़ देखें, फल देखें, सब्जियां देखें, इंसान को, हम अपने आप को गौर से देख लें तो हमें कुदरत का नज़ारा मिल जाता है। जब भी हम किसी बाग में जाते हैं तो वहाँ पर खजूरों का बाग हो तो खजूरों के गुच्छे देख के, लाल लाल सेब देख के हम क्या कहते हैं कि क्या बात है, कुदरत के नज़ारे देखो। पहाड़ देखते हैं तो कहते हैं कुदरत के नज़ारे देखो। नारायण का गान आजकल गर्मियों में लोग जाते हैं तो वहाँ जाके वो क्या करते हैं? कुदरत के नज़ारे यानी कि नेचर ने जो चीज़ अल्लाह ताला ने जो बनाई है उसको देखने जाते हैं। तो साइंस भी इसी का नाम है कि जो भी अल्लाह ताला ने बनाया है उसको देखना, लेकिन देखने का अंदाज डिफरेंट है। वो अंदाज कौन सा है? वो है
ऑब्जर्वेशन, उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ख़ास किस्म का डाटा इकट्ठा करना। सिंपल देख के वाह वाह करके ये साइंटिस्ट नहीं चले जाते, बल्कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस चीज़ को परखते हैं। क्योंकि कुरान करीम भी हमें इस चीज़ का हुक्म देता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये दुनिया बना दी। अल्लाह ताला कहता है जाओ इसमें फिरो और इसको विज़िट करो, इसको एक्सप्लोर करो। मैंने तुम्हारे लिए जंगलात, दरिया, पहाड़, बाग बनाए, इनको देखो, इनके ऊपर गौर करो, तुम्हें हर चीज़ में मैं नज़र आऊँगा। तो साइंस जो है एक्चुअली हमें इस्लाम के पास ही लेके जाती है। और बायोलॉजी तो बिल्कुल ही कुरान की बहुत सारी ऐसी आयत हैं, उनका तर्जुमा हर एक चैप्टर के अंदर हमें डिटेल में मिलेगा। इन अदर सेंस यू कैन से कि कुरान का मफहूम ही है, अगर हम गौर से पढ़ें, ये बायोलॉजी। तो साइंस क्या है? कुदरत की स्टडी, नेचर की स्टडी, जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करती है। उसके बाद हमने जो मेन हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी को पढ़ने से पहले आपने याद रखना है, बायोलॉजी के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं 90% ऐसे हैं जिसकी एटमोलॉजी को गौर से देखें तो हमें हर चीज़ का पता चल जाता है। एटमोलॉजी क्या है? वर्ड्स की स्टडी। उसमें वर्ड के अंदर जाना है कि इसमें क्या क्या है। ये देखिए बायो और लॉगी, यानी कि ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस और लोगोस। इन दो ग्रीक वर्ड्स के मिलाप से बना हुआ ये वर्ड है बायोलॉजी। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब है लाइफ की स्टडी हम करेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। जितनी भी इस कुदरत के अंदर बेजान चीज़ें भी हैं, नेचर के अंदर बेजान चीज़ें भी हैं, जानदार चीज़ें भी हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट किसको स्टडी करते हैं? लिविंग थिंग्स को। इसके साथ बायोलॉजिस्ट इस चीज़ को भी स्टडी करते हैं कि वो कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो इन लिविंग थिंग्स के ऊपर इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, जिंदा चीज़ों को हमने स्टडी करना है, लेकिन बेजान चीज़ों का जिंदा चीज़ों के ऊपर क्या इफेक्ट है ये भी हमने स्टडी करना है। तो सिंपली आप कह लें कि ये एक कमरे में अगर आप बैठे हैं तो एक कमरा पूरी आपकी कायनात है। तो उस कायनात में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर है, नेचर ने बनाई है, कुदरत। तो उसमें बेजान चीज़ें भी होंगी, जानदार भी होंगे। मतलब उस कमरे में आप बैठे हैं तो आप जानदार हैं, उस कमरे के अंदर टेबल, कुर्सी, मेज़ है, वो सारी चीज़ें बेजान हैं। तो जानदारों का हमने मुतालिया करना है, लेकिन बेजान चीज़ें किस तरह से उनके ऊपर इफेक्टेड हो रही हैं ये भी हमने देखना है। अब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड आल्सो नॉन लिविंग थिंग विच आर इफेक्टेड ऑन लिविंग थिंग, इसका मुतालिया है बायोलॉजी। फिर हम कहते हैं कि बायोलॉजी जो है ये किस तरह से हमें हेल्प करती है। तो ये नेचर को समझने में हेल्प करती है, टू अंडरस्टैंड द नेचर। नेचर के अंदर क्या क्या अवामल हो रहे हैं, क्या क्या सिस्टम है नेचर में जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम स्टडी करते हैं इसमें। अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं, लाइफ की कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं। तो जो भी कोई इल्म हासिल करता है, तो इल्म हासिल करने का एक असूल है, हमने बचपन से ये सुना हुआ कि हमने ये देखना है क्या है, क्यों है और कैसे है। ये तीन चीज़ों के जवाब हमें मिलने चाहिए किसी चीज़ के बारे में इल्म होना। अगर इल्म लेना है हमने तो क्या, क्यों और कैसे। तो बायोलॉजिस्ट जब लाइफ को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइफ, उनको पता होना चाहिए कि वाई इट इज़, ये क्यों है, और उनको पता होना चाहिए ये कैसे है। क्या है, क्यों है और कैसे है, तीनों चीज़ों का जवाब हमने ढूंढना है। तो बायोलॉजिस्ट भी ढूंढने चले, लेकिन उनको जवाब कितनों का मिला? सिर्फ एक का। वो क्या है कि व्हाट लाइज इन इट, जिंदगी के अंदर क्या है या जिंदगी किस तरह से काम करती है। व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है, इसका जवाब बायोलॉजिस्ट के पास नहीं है। वाई इट इज, लाइफ को क्यों बनाया गया, जिंदगी को क्यों बनाया गया, ये जिंदगी क्यों है, इसका भी जवाब बायोलॉजिस्ट के पास नहीं है। बहुत ढूंढा
लेकिन नहीं मिला। मिला किनके पास? रिलीजियस जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हैं, फिलोसफर हैं, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक फूलों का बेड है या कांटों का सेज है, इस तरह की। या फिर अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहते हैं कि इंसान को या ज़िंदगी को क्यों बनाया गया? अल्लाह ताला की इबादत के लिए। लेकिन बायोलॉजिकली इसका आंसर हमें नहीं मिलता। बायोलॉजी जिस चीज़ का आंसर हमें देती है वो है हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से काम करती है, लाइफ किस तरह से काम करती है, इसके अंदर क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन से प्रोसेस इसके अंदर होते हैं, हम कैसे सांस लेते हैं, हम कैसे जिंदा हैं, हम कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा? बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजिस्ट के नज़दीक लाइफ की कोई डेफिनेशन उनको नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो रफ सी डेफिनेशन बनाई वो क्या है? लाइफ फॉर अ बायोलॉजिस्ट, उनके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? तो लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। कहता है कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट जिंदगी क्या है? उन खास किस्म के कैरेक्टर्स का मजमुआ है जो जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से अलहदा करती है। ये क्या बात है? ये इसके लिए हमने समझना है वही सिंपल एग्जांपल जो हमने आपको दी कि एक समझें कमरा, ये एक पूरी कायनात है, इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें लिविंग हैं, ये चीज़ें नॉन लिविंग हैं? हमने कह दिया कि ये मार्कर जो है ये नॉन लिविंग है, लेकिन कैसे? मैं कहता हूँ मैं लिविंग थिंग हूँ, मैं जानदार हूँ, कैसे? कौन सी ऐसी चीज़ें मुझ में हैं जो इसमें नहीं हैं? बिल्कुल सोचिएगा ज़रा, वो चीज़ें जो मुझ में हैं इसके अंदर नहीं हैं, वो कौन सी हैं? वही सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये डिस्टिंग्विश करते हैं एक लाइफ को और नॉन लिविंग थिंग्स को। जैसे आप अगर फौज में जाए ना, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा होता है कि फौज में जाने के लिए किसी भी बंदे का इतना कद होना चाहिए, इतनी उसकी जो उसका वेट होना चाहिए, इतनी उसकी छाती होनी चाहिए, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं उस जानदार में, उस बंदे में। अगर वो चीज़ें हों तो वो क्या होता है? एलिजिबल। अगर वो चीज़ें पूरी ना हो तो वो नॉट एलिजिबल, रिकमेंड ही नहीं होता, फौज में वो सेलेक्ट ही नहीं होता। ऐसे ही हम देखते हैं कि वो जो पैरामीटर्स रखे हुए हैं फौज ने, उनके ऊपर वो बंदा पूरा उतरता है तो वो पूरा उतरे तो फिर वो सिलेक्ट हो जाता है, नहीं पूरा उतरे तो वो रिजेक्टेड। ऐसे ही कुछ ख़ास किस्म के कैरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाई हुई है बायोलॉजिस्ट ने। अगर कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि वो लिविंग है तो उसके अंदर वो सारे ही जो लिस्ट है, वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं होने चाहिए। अगर वो कैरेक्टर्स उसमें नहीं है तो हम कहेंगे ये नॉन लिविंग है। तो वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो लाइफ के अंदर होते हैं? उनको याद करने के लिए सिंपल आपने एक ट्रिक फार्मूला याद रखना है। तो इस तरह के फार्मूले मुश्किल चीज़ों को इजीली 1 मिनट में याद करने के लिए हम आपको साथ साथ ये बताते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मुश्किल तरीन चीज़ों को विद इन मिनट्स हम इंशाल्लाह याद करने के बहुत सारे फार्मूले आपको बताएंगे। तो करेक्टर्स जो कि लाइफ के अंदर होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, उसको याद करने के लिए मिस्टर सगीर आपने याद रखना है। बर्रे सगीर में हम रहते हैं, उससे आपने याद रखना है मिस्टर सगीर। अब मिस्टर सगीर में MRSGEE और फिर आर है। एम से क्या बनता है? एम फॉर मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्लांट्स तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। तो मूवमेंट की एक टाइप होती है लोकोमोशन, लोकेशन का चेंज होना लोकोमोशन है, लेकिन मूवमेंट जो है वो एक ही जगह पर रह के भी हो सकती है। ठीक है, ये मैं अगर अपना हाथ हिला रहा हूँ तो ये मूवमेंट है, मेरी पोजीशन वही है। तो पौधे भी उनके जो स्टेम में रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं तो वो मूव करके ही करती हैं। पौधे भी मूव करते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं, तो हर जीरू हर जानदार मूव करता है। तो ये एक खास किस्म का करैक्टर है। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो मार्कर मैंने पकड़ी है ये जानदार है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या करना चाहिए? मूव करना चाहिए। मैं इत्थे रखा तो घंटे बाद मैं आवा तो इतों ये जंप मार के उत्थे गई होए,
तो फिर ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि ये जानदार है, नहीं थे नहीं। तो एक तो करैक्टर इसका मतलब इसके अंदर नहीं है। दूसरा है आर फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि दे कैन रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। जितने भी जानदार हैं वो अपने जैसा जानदार पैदा करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, अगली नस्ल पैदा करते हैं। अगर वो अगली नस्ल पैदा नहीं कर सकता, वो एबनॉर्मेलिटी कोई ना हो, नेचुरली वो नस्ल नहीं पैदा कर सकता, तो वो एक प्रॉपर स्पीशी, प्रॉपर जानदार के अंदर नहीं आता। ठीक है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये बॉल पॉइंट है, मैंने रखी, 2 दिन बाद इसने एक छोटा सा बॉल पॉइंट ही दे दिया हो, चूज़ा इसका निकल आया हो। ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब ये क्या है, बेजान है, ये मूव भी नहीं करता, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं करता, तो ये बेजान ही हुआ। जानदारों में तो वो सारी करैक्टर्स मौजूद होते हैं। फिर हमने कहा एस फॉर सेंस। ऑल लिविंग थिंग्स कैन सेंस एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज। जो भी कोई चेंज इन्वायरमेंट के अंदर होता है, जानदार अगर हो तो वो उसे सेंस करता है, फील करता है। मुझे कोई टच करे तो मुझे फील होता है। ठीक है। अगर मुझे कोई आवाज़ देता है तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ। अगर मुझे कोई सख्ती से आवाज़ देता है तो मैं घूर के देखता हूँ। तो अब मुझे आवाज़ सुनाई देती है, इसका मतलब है मुझ में ये ख़ास एबिलिटी है। दीवारों के भी कान होते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन क्या वाकई ही दीवारों के कान होते हैं? ये सिर्फ बात बनी है। दीवार के साथ आप बातें करते रहो, वो आगे से जवाब देगी। लेकिन किसी जानदार से, किसी इंसान से आप बात करो, वो जवाब देगी। कोई जानवर भी हो, बकरा भी हो, उसे आप कोई आवाज़ लगाते हैं ना, तो आगे चलता है। इसका मतलब है वो चीज़ों को सेंस करता है। तो वो सेंसरी लेवल चेंज हो सकता है उसका, लेकिन हर जानदार सेंस करेगा। इसके बाद फिर जी फॉर ग्रोथ। तो हर जानदार क्या करेगा, साइज में ग्रो करेगा। मैं पहले छोटा सा था, बहुत छोटा करता, लेकिन मतलब एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इतना 6 फुट का बड़ा नौजवान बन गया। तो मैंने साइज़ में ग्रो किया है। पौधा आप लगाते हैं, वो पहले छोटा होता है, फिर इतना बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है। इसका मतलब वो साइज़ में ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर वही बात कि ये मार्कर जो है, जब आप लेते हैं उसके बाद कोई 1 महीने बाद वड्डा बॉल पॉइंट नहीं बन जाता। साइज़ इसका क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये साइज़ में बढ़ता नहीं है, तो इसका मतलब ये जानदार नहीं है। फिर हमने कहा ई फॉर एनर्जी। हर जीरू को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, ग्रो करने के लिए हर जानदार को चाहिए, लेकिन इसे काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम देते हैं। इसको तो एनर्जी नहीं चाहिए कि ये ज़िंदा रह सकता है, एनर्जी के बगैर मर जाएगा। हमें एनर्जी ना मिले, जब रोज़े हम रखते हैं तो हम एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते, एनर्जी नहीं बन रही होती, तो हम बड़े मध्यम हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर ई है, तो ई फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है कि जो यूरिनेशन का प्रोसेस सिंपली इंसानों में आप कह लें वो एक्सक्रीशन है। कुछ मेटाबॉलिज्म के दौरान टॉक्सिक मटेरियल बनता है जानदारों के अंदर, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर जाना, वो एक्सक्रीशन है। तो हर जानदार मेटाबॉलिज्म करेगा। इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या बनेगा, कुछ वेस्ट बनेगा, उसको बाहर निकालना है। तो हर जानदार के अंदर वो एक्सक्रीशन का होना भी लाजमी है। फिर लास्ट पे है रेस्पायर। हर जानदार क्या करता है, रेस्पायरेशन, सांस लेता है या गैसेस की एक्सचेंज करता है। उसके अंदर कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रो में तोड़ते हैं। इसी तरह से हम जैसे सिंपल सांस लेते हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन। हमारे सेल के अंदर भी रेस्पायरेशन हो रही है। तो रेस्पायरेशन सिंपली क्या है, गैसेस की एक्सचेंज, या फिर रेस्पायरेशन सिंपली क्या है, बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन। तो अब हमने देख ली ये पूरी लिस्ट कि ये ख़ास करैक्टर्स हैं। मिस्टर सगीर से आपने याद रखने हैं, जिनके अंदर ये सारे करैक्टर्स हों आप उनको कह दें जानदार है, जिनके अंदर नहीं है उनको कह दें बेजान है। जैसे फ़ौज में वो सारे पैरामीटर देखे, अगर हैं तो सेलेक्ट है, नहीं है तो वो रिजेक्टेड है।
तो ये बॉल पॉइंट पे हमने देखा ये कोई भी करैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बेजान। और मेरे अंदर ये सारे करैक्टर्स हैं, तो मैं क्या हूँ, जानदार। तो इस पूरी दुनिया में ये जो कमरे में हमने बनाई थी, इसमें जानदार भी थे, बेजान भी थे, हमें नहीं था पता, लेकिन ये करैक्टर्स हमने देखे तो हमें पता चल गया ये चीज़ जानदार है और ये चीज़ बेजान है। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बात अगर हम देखें कि बायोलॉजी को पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा है। सर आपने बोल दिया कि ये स्टिंग, ठंडी स्टिंग का मज़ा देता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, रंगीन है दुनिया बायोलॉजी की। क्यों है रंगीन, ऐसा क्या है इसमें? तो भाई मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ बायोलॉजी कि हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली क्या पढ़ते हैं। आप सबको पता है कि हर बंदा ये चाहता है कि उसके बारे में बात हो, वो अपने बारे में सुनना चाहता है, अपने बारे में जो उसके काम है उनको देखना चाहता है कि मैं कैसे करता हूँ। तो हम भी, मैं बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। मैं मूव कर रहा हूँ तो कैसे मूव कर रहा हूँ, इसके लिए आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। हाउ बॉडी वर्क्स, सांस मैं कैसे ले रहा हूँ, मेरे अंदर ये सारे अवामल कैसे हो रहे हैं, मैं ग्रो कैसे करता हूँ, मैं रिप्रोड्यूस कैसे करता हूँ, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सारा पढ़ने के लिए मुझे बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो ये इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली कि मैं मूव कैसे करता हूँ, मेरे अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं, ये सारा कुछ जानना, मैं अपने बारे में जानना जब चाहूँगा तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट होगा। इसी तरह से हाउ इट रिएक्ट्स टू डिजीज़, कि बॉडी हमारी जो है डिजीज़ के ख़िलाफ़ कैसे रिएक्ट करती है, कैसे हमें कोई जब बीमारी लगती है, छोटी मोटी नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार, खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। तो ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी फौज है हमारी बॉडी में जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो भी हम जानेंगे। नेक्स्ट है हाउ लाइफ इज़ रिप्रोड्यूस, वही बात कि कोई भी जानदार अपने जैसा जानदार पैदा कैसे करता है। कितना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होगा। वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ कहाँ कौन कौन सा जानदार रहता है, बर्फ़ानी इलाकों में कौन से जानदार रहते हैं, सहराई इलाकों में कौन से जानदार रहते हैं, और जो मैदानी इलाके हैं उनमें कौन से जानदार रहते हैं। ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये जानदार यहाँ पर है, इस तरह रहता है, उसकी आदत पता चलेगी कि वो कैसे खाता है, कैसे पीता है। परिंदों के बारे में, जानवरों के बारे में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। कितने कितने खूबसूरत परिंदे हैं, आप नेशनल जियोग्राफी देखते होंगे, कितनी खूबसूरत मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने देखना होता है। हाउ ऑर्गेनिज्म एवॉल्व, कि जानदार सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे हुए, एक स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज से चेंज वक्त के साथ कैसे हुई। हम कहते हैं बिल्ली और शेर को देखें तो दोनों सेम सेम लगती हैं, इसीलिए हम कहते हैं बिल्ली शेर की खाला है। तो बिल्ली शेर की खाला है तो इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन इनमें होगा, एवोल्यूशन हुई है, चेंज आया कोई इसमें, वो भी हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। और हाउ मैन कैन स्पीक एंड लिसन, कैसे मैं बोलता हूँ, कैसे मैं सुनता हूँ, कौन से ऑर्गन है इसमें जो मुझे हेल्प करते हैं। हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स, जब पौधे फल देते हैं तो वो कैसे फल को बनाते हैं। मैंगो जब पक जाता है हम खाते हैं, सेब, खजूर, ये दरख्त पे जब फल लगे होते हैं, बाग में जाते हैं हम, कितने प्यारे लगते हैं। तो वहाँ पर फिर हम कहते हैं फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम कौन कौन सी परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो अल्लाह ताला तो कहता है कि विज़िट करें मेरी दुनिया को, विज़िट करें ज़ू को, गार्डन्स को, जंगलात को, पहाड़ों को, और एक्सप्लोर करें नेचर को, कि जाओ जाके दुनिया देखो, दुनिया के नक्शे पे, नेचर में, कुदरत पे गौर करोगे तो तुम्हें मैं हर चीज़ में नज़र आऊँगा। तो इंशाअल्लाह ताला बायोलॉजी की ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, देसी स्टाइल भी अपनाएंगे, इस तरह से इजी फार्मूले भी बनाएंगे जिसके ज़रिए से मुश्किल चीज़ें आपको आसान लगें। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह बायोलॉजी को हम आपको शरबत बनाकर जो है वो पिला देंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।